परीक्षा खबरी में स्वागत है आपका। और अब इंग्लिश माध्यम के छात्रों की सुविधा को देखते हुए पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी आज से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 19 दिसंबर और 20 दिसंबर की परीक्षा खबरी। फ़ॉन्ट के बारे में बताइएगा, बहुत ज़्यादा छोटा अगर हो गया हो तो थोड़ा बड़ा करवा देंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों को शामिल कर लिया है, इसलिए फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा में भी हो गया हो। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है। किसने जारी किया है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देबराय, उन्होंने जारी किया है। इसको तैयार किया है इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी द्वारा। ये संस्था है, इसने इसको तैयार किया है। विवेक देबराय जो कि अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के, उन्होंने इसको जारी किया है। विवेक देबराय ये वही हैं जिनके नाम से एक कमेटी भी थी जिसके अध्यक्ष थे। रेलवे में निजीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रेलवे में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कितना खर्च किया जाना चाहिए, रेलवे का आधुनिकीकरण किस तरह से किया जाए, ये सारी चीज़ें इस पर विचार देने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक जो है, अर्थात ये जो सूचकांक है, याद रखिएगा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। तो ये मेन पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में आपको फंसा सकता है कि 10 वर्ष से कम वाले जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको ही इसमें शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में रैंकिंग में निम्नलिखित श्रेणियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जैसे बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्य। तो ये 4 श्रेणियां हैं इसमें। रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे नीचे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल सबसे ऊपर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, लद्दाख सबसे नीचे है। पूर्वोत्तर श्रेणी में मिजोरम शीर्ष पर है और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पे है। इसमें 5 स्तंभ हैं इस सूचकांक में, जिसमें 41 संकेतक शामिल हैं। इन 5 स्तंभों में शामिल जो 5 स्तंभ है कौन है? शैक्षिक अवसंरचना, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने का परिणाम और शासन। तो 5 स्तंभ हैं। ओके। गंगा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 594 किलोमीटर, कितना? 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया है। विकास और आर्थिक असंतुलन को दूर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास पर जूडापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, मेरठ का बिजौली ग्राम और प्रयागराज बाईपास के पास जूडापुर दांदू ग्राम। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी होगी। यह एक्सप्रेसवे 12 जनपद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरेगा। बीच में कुछ समय पहले एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड और हरिद्वार से इधर प्रयागराज से आगे बढ़ा के वाराणसी तक किया जाए। हालांकि अभी इस योजना पे कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में संभव है कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो हरिद्वार की तरफ चला जाए उधर, और यहाँ जो पूर्व की तरफ है वो वाराणसी तक चला जाएगा। ये नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है। भारत और अमेरिका ने नवाचारों का समर्थन करने के लिए की नए कार्यक्रम की घोषणा। तो जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए
भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमशीलता पहल का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कार्यक्रम का शीर्षक है टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशंस फॉर नेट जीरो। यह सोशल अल्फा के साथ साझेदारी में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडामेंट फंड द्वारा इग्निशन ग्रांट के लिए एक आह्वान का गठन करता है। इतना याद रखिएगा क्या किसके बीच था और क्या शीर्षक था, ठीक है। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत। तो रक्षा मंत्री ने 17 दिसंबर 2021 को नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया। कितने? 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं वे भाषाएं हैं। इसे नई दिल्ली में विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में भारत भर में 75 स्थानों पर 1971 के भारत पाक युद्ध के वीरों को सम्मानित करना भी शामिल है। केट ब्लैंचेट को मिलेगा फ्रेंच सिनेमा के सीजर डी होनूर का सम्मान। तो ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री हैं केट ब्लैंचेट को फ्रांसीसी फिल्म एकेडमी से फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त होगा। वे 25 फरवरी 2022 को पेरिस में 47वें सीजर समारोह के हिस्से के रूप में पुरस्कार प्राप्त करेंगी, जो फ्रांस के अकादमी पुरस्कारों के समकक्ष माना जाता है। वे इससे पहले 2 ऑस्कर और 1 बाफ्टा पुरस्कार जीत चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का परिचय अक्सर चर्चा में रहता है। तो 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। 5 जून 1972 से ही प्रारंभ हुआ था विश्व में पहला मानव विकास पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक, 5 जून में ये स्टार्ट हुआ था और पहले ही दिन इस संस्था की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हो गई थी। इसी उपलक्ष्य में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनईपी का प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण एवं आधिकारिक के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या में। इसकी जो प्रमुख रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है उसमें उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, ये सभी प्रमुख रिपोर्ट हैं जो यूएनईपी जारी करता है। इसके जो प्रमुख अभियान है विश्व भर में बीट पॉल्यूशन, UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में बहुतायत में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा दोनों चीज़ें। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट की बात करें तो यह 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस तथा 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के अनुरूप स्तरों के बीच के अंतर का आकलन करता है। हर साल यह रिपोर्ट इस अंतराल को समाप्त करने के तरीके पेश करती है। करंट अफेयर्स के कुछ क्विज। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो अभी 6780 मेगावाट है। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो भूटान ने। मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ई श्रीधरन ने। किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? तो अवनी लेखरा को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? पूर्णिमा पांडे ने। 20 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल मतलब इस दिन विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम घोषणा के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का इतिहास अगर बात करें या एकता दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को प्रस्ताव 60/209
द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो 21वीं सदी में लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ध्यान रखिएगा, कभी निबंध में लिखना हो एकता के बारे में, या कभी मुख्य परीक्षा में जीएस के किसी विषय में आए, या आपकी वैकल्पिक विषय में कोई भी ऐसा चीज़ आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपके नंबर 2-3 नंबर आपके इंक्रीज कर देगा निश्चित रूप से, अगर आप 10 अंक या 15 अंक का प्रश्न लिख रहे हैं तो। निबंध में भी काफ़ी प्रभावित करेगा आपके एग्जामिनर को। ये सब चीज़ें आपको पिकअप करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। इसको लिख लीजिए या कहीं रख लीजिए। इन सब कोटेशंस को, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशंस ऐसा है, एकता एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको लिखना ही लिखना होता है। चाहे आप एथिक्स वाला पेपर लिखें, कोई भी पेपर हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो आपका उत्तर में 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। नहीं तो उत्तर तो सब लिखते हैं, ज्ञानी तो सब कोई होता है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी देख लीजिए ध्यान से। जो मेन बातें थी 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, तो भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदाग पेलगी खोरलो सम्मानित किया। भारत की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। कुमार मंगलम बिरला ने द इंडस अच्छा ये 17वां था, ध्यान रखिएगा, 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब था। कुमार मंगलम बिरला ने द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त किया। कुमार मंगलम बिरला ने टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क को 2021 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इतिहास में पहली बार नासा के किसी अंतरिक्ष यान ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। तो क्या नाम है इसका? पार्कर सोलर प्रोब। तो नासा का पहला ये अंतरिक्ष यान है जिसने सूर्य के कोरोना को टच किया है। ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनोर प्राप्त होगा। माल्टा घर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। दुबई 100% पेपरलेस होने वाले विश्व की पहली सरकार बन गई है। तो पेपरलेस कार्य होगा दुबई में पूरी तरह। कोलकाता में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया है। 2022-23 द्विवार्षिक के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है, आईएमओ के लिए। 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख को अपनी राजधानी लेह में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन मिला। कहाँ? लेह में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 भाषाओं में एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया। हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। हैदरपुर वेटलैंड को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रभात कुमार की पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक का विमोचन किया। तो प्रभात कुमार की पुस्तक है पब्लिक सर्विस एथिक्स। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद की पुस्तक, क्या नाम है? यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। इनकी पुस्तक है गांधी टोपी गवर्नर। इनकी पुस्तक का विमोचन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो 18 दिसंबर 2021 को बालासोर में उड़ीसा के तट पर परमाणु सक्षम रणनीतिक अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम मिसाइलों के अग्नि वर्ग की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 2 चरणों वाली कनस्तर आधारित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। एफडीआई संबंधित आंकड़े आए हैं तो भारत ने दर्ज किया 2020-21 में $81.97 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह। तो भारत ने 2020-21 में $81.97 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले 7 वित्तीय वर्षों में एफडीआई प्रवाह $440 अरब से अधिक है। 2014 से 2021 के दौरान जिन शीर्ष 5 देशों से एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वे हैं सिंगापुर पहले स्थान, फिर मॉरिशस, फिर तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे नीदरलैंड, पांचवें पे जापान।
लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त की विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि। तो 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने दिसंबर 2021 में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड प्राप्त किया। 103 रिकॉर्ड के साथ हैमिल्टन सर्वाधिक रेस जीतने वाले व्यक्ति हैं और हैमिल्टन नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले चौथे F1 ड्राइवर हैं, फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। और रेसिंग के दौरान, मतलब रेसिंग अभी चल रही है, अभी संन्यास नहीं लिया है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, कुल चौथे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और जो करंट में खेल रहे हैं ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद निम्न में से किसने संभाला है? तो जनरल M नरवणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से एक कदम ये बनने से दूर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 21 वर्ष। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली। डेटा एनालिसिस कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। तो सिमहाद्री आपको पता है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मिलान करने के लिए कई बार आ चुका है ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।